टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। और कोहली साहब कई सारे टिप्स तो बताएंगे चूंकि अब दशहरा संपन्न हो गया है, दिवाली का मौका है, तो दिवाली के गिफ्ट में लेन देन पर भी टैक्स की देनदारी क्या बनती है, भी कोहली साहब से हम जानना चाहेंगे। तो इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगले आधे घंटे तक हम आपको बताने वाले हैं अगर आप विदेश में पैसा भेज रहे हैं तो देना पड़ सकता है टैक्स। अब तक नहीं आया है आपका टैक्स रिफंड तो क्या करें, और साथ में भी बताएंगे कि क्या दिवाली गिफ्ट पर भी लगेगा इनकम टैक्स और GST। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से या फिर कहें कुछ सालों से एक नया ट्रेंड देखने को आया है। वो ट्रेंड आप टैक्स पेयर्स के लिए बेहद ज़रूरी है जानना, ये कहीं आपके लिए उलझन में तो नहीं डालने वाला है। वो ट्रेंड ये है कि हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहे, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय, नहीं स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $1 70 रुपए पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पर बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेविएबल उस अमाउंट पर होगा। तो ये जो अब TCS की बात करें तो मेरे मन में सवाल आए, कई बार हम लोग TCS यहाँ कटता है भारत में, तो अलग अलग तरीके से इसको हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। तो क्या बाहर जो पैसा भेजने पे TCS कटता है उसमें भी क्रेडिट लेने की सुविधा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो TCS है, ये बैंक आपसे कलेक्ट करा के आप ही के पैन नंबर में, आप ही के अकाउंट में जमा कराएगा, और बाकायदा आप इसका 26A में, जैसे आप TDS का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही आप TCS का क्रेडिट लेंगे। मतलब यह है कि पेमेंट कहीं जा नहीं रही है, कोई टैक्स आप पे नहीं कर रहे, एक सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए आपसे। बिल्कुल आपने बिल्कुल नब्ज पे हाथ रख दिया। बिल्कुल उसको ट्रैक रखने के लिए ये आपके अकाउंट में जमा होगा। बाद में जब आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे, इस टैक्स का आप बाकायदा क्रेडिट ले सकते। हालांकि इसमें 1-2 सवाल मेरे मन में आ रहा है, लेकिन एक शब्द जो आपने कहा वो मुझे चौंकाने वाला था, वो था पैन नंबर। अगर मान लिया किसी के पास पैन नहीं है, अक्सर होता नहीं है, लेकिन मान लिया जब पैन नहीं है तो क्या ये नियम कुछ अलग होगा? वैसे तो लक्ष्मण ये बहुत रेयर है आजकल। इसलिए रेयर है क्योंकि जब आप बैंक से डील करेंगे तो पैन नंबर तो लाजमी आ जाता है। पर मान लीजिए पैन नंबर किसी कारण से नहीं है, देना नहीं, भूल गए आप। जी हाँ, तो ये 5% 10% हो जाएगा। मतलब जो TCS आपसे 5% लिया जाता है, ये 10% हो जाएगा। और जो लोन जिसकी मैंने बात करी थी, एजुकेशन लोन, जो 0.5% था, वो 0.5 बढ़ के 5% हो जाएगा। तो इसलिए पैन लेने में ही भलाई है। एक सवाल और है, चूंकि दर्शक कई सारे फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं, जल्दी से पूछ लूं आपसे कि कई लोग बाहर पैसा भेजते हैं पढ़ाई के मकसद से। मान लिया कोई किसी का बच्चा पढ़ रहा हो, किसी के घर में कोई पढ़ रहा हो, उसके लिए पैसा भेजते हैं। कई बार इलाज कराने के लिए लोग बाहर जाते हैं, तो उसके लिए पैसा भेजते हैं। उस पर भी टैक्स कटेगा उस पर कि नहीं, उसमें कुछ रियायत है? देखिए, LRS के अंतर्गत लक्ष्मण, आप इन सब पर्पसेस के लिए जो आपने बोले, इन सब के लिए आप भेज सकते हैं। एक A2 फॉर्म बैंक में जाके भरना होता है। और एक चीज मैं और बता दूं, किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको 15 CA/CB में एक सर्टिफिकेट बैंक को देना होता है, इशू कराना होता है। उसके बाद आप जितने भी आपने पर्पस गिनाए आप इसमें भेज सकते हैं, और ज्यादा सवाल भी नहीं पूछे जाते।
वाह, तो सवाल भी नहीं पूछाएंगे, लेकिन एक फटाफट सवाल मैं जरूर पूछूंगा कि अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि लोग विदेश में पैसा भेजते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, जैसे दुबई में लोग घर खरीद रहे हैं, कई बार लोग इसका पेमेंट क्रिप्टो में भी कर रहे हैं, तो इन सब में इन्वेस्टमेंट में अगर रिटर्न मिलता है तो उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे? लक्ष्मण, पहली बात तो आप जो मोड ऑफ पेमेंट बता रहे हैं, तो आप अगर मेरी तरफ देखें तो मैंने कान पकड़ लिए, और ये क्या इशारा कर रहा है कि ऐसा पैसा क्रिप्टो से भेजना इलीगल है, आप नहीं भेज सकते। केवल और केवल आरबीआई के माध्यम से A2M फॉर्म का आप बिल्कुल ये सवाल ही मैं आपका पहले तो सवाल पर सवाल उठाना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। नहीं, बिल्कुल, ये सवाल ही इसलिए पूछा गया ताकि जो लोग भेज रहे हैं उनको आगाह किया जा सके। और एक आखिरी सवाल, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे, उस पे जो रिटर्न मिलेगा उस पे टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा? बिल्कुल टैक्सेबल है। अगर आप यहाँ बैठे बैठे भारतीय हैं, रेजिडेंट इंडियन है, तो आपकी वो इनकम भारत में टैक्सेबल होगी, उसको बाकायदा आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फॉरेन एसेट्स स्केड्यूल में भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लक्ष्मण, तो बिल्कुल, अगर आप बाहर पैसा भेज रहे हैं तो इन सारे नियमों को, इन सारे